हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों डिस्कस करेंगे बेटा? क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये किसका टॉपिक है बेटा? क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसी का एक छोटा सा सब टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और उसी का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसमें कैसे फूड जाता है और कैसे डाइजेशन होता है, उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज की क्लास में, इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी फूड है हमने माउथ से इनटेक किया, बकल कैविटी में हमारे टीथ और टंग की हेल्प से वहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में हुए। ठीक, और यहाँ से हमारा जो पॉलीसैकेराइड है वो टूटना स्टार्ट हो, मतलब हमारे कार्बोहाइड्रेट जो थे वो यहाँ से ब्रेक होना, डाइजेस्ट होना हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होते हैं एंड देन हमारे इसोफेगस में जाते हैं। इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टमक में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे HCl भरा पड़ा होता है। एक्चुअली भरा नहीं होता है, कुछ सेल्स होती हैं जो कि HCl रिलीज़ करती हैं, कुछ म्यूकस सेल होती हैं, म्यूकस नेक्स्ट सेल जो कि म्यूकस रिलीज़ करती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फूड आता है जब, तो HCl की वजह से फूड होता है एसिडिक। ठीक है, अभी एसिडिक फूड जब इधर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है तो वहाँ पे जाने से पहले उसको कुछ अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है जिससे कि वो खुद को न्यूट्रल कर सके। क्योंकि सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे स्टमक में होती है, आगे के जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होती है और कहीं पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो अगर एसिडिक फूड अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा तो बेटा HCl तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देख लो उसका pH कितना है, 1.8। अब 1.8 जिसका pH है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेटा सब बर्न कर देगा वो। ठीक है, सब वो बर्न कर देगा। तो इसलिए उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको? कुछ अल्कलाइन चाहिए, अल्कली कुछ चाहिए जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो सके। ठीक है, तो वो कौन देता है? वो देता है बाइल जूस। अब बाइल जूस बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, वहाँ से आया, इसके साथ मिक्स हुआ फूड के साथ और जो भी एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रल कर दिया। इसके बाद हमने क्या देखा था? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ठीक है, हमारी बॉडी का ग्लैंड। एक्चुअली क्या है, ये लीवर और पैंक्रियाज, ठीक है, वो सलेवरी ग्लैंड, ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उनका रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी पैंक्रियाज ने क्या किया, यहाँ पे पैंक्रियाज ने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इस तरह के कुछ एंजाइम्स इसने रिलीज़ किए, अपने पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ किए। ठीक है, जिसके साथ कुछ एंजाइम्स थे जिन्होंने प्रोटीन का डाइजेशन किया। ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज इन्होंने रिलीज़ किया इस पैंक्रियाज ने, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि डाइजेशन स्टार्ट हो गई किसकी? हल्के हल्के लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन यहाँ पे भी हुआ है। ठीक, तो अभी प्रोटीन फुल्ली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है क्योंकि क्या हुआ है कि प्रोटीन, जो बड़ा सा प्रोटीन चेन था वो टूट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, प्रोटीन जो टूट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुए, अमाइनो एसिड में अभी नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, फूड कहाँ जाएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आ जाओ हम स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेते हैं। हमारे स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है बेटा वो हाईली कॉइल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल होती है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ही आप देख लो यहाँ से, तो फिर आपको दिखेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा वो 5 से 7 मीटर होती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अगर ये इतनी लंबी होती है तो फिर इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? ठीक है, सही बात है ना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तो इसको छोटा होना चाहिए था, ये इतना बड़ा क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। आपका सोचना सही है। क्या सही है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये 5 से 7 मीटर लंबी है तो इसको लार्ज होना चाहिए था। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? तो बेटा जो नाम है ना वो इसके डायमीटर पे रखा गया। लाइक आप ऐसे देख लो कि अगर जो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये क्या बेटा, ये ना ऐसी पतली सी ट्यूब है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है आप देख लो ऐसे थोड़ी ब्रॉड ट्यूब है। ठीक है, बड़ी सी चौड़ी सी ट्यूब है। तो इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है। तो इस डायमीटर के बेसिस पे ऐसा किया गया है। ओके, अब कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट
देखो इसमें होना क्या है, अभी हमने क्या बोला कि हमने अभी न्यूक्लियस का, एक तो हमने न्यूक्लियस का डाइजेशन नहीं किया, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट नहीं किया है। दूसरा हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। तीसरा हमारे फूड का अभी और ब्रेक डाउन होगा। जब और ब्रेक डाउन होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा। पहले हम ना न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है। देखो क्या है ना कि आप सोच रहे होंगे कि मैम न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन क्यों करवा रहे हो आप। ठीक है, तो सुनो, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करवाना ज़रूरी है। जैसे आपने ना कहीं से चिकन लिया, मटन लिया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपने खा लिया तो उसका डीएनए कंटेंट आपने लिया है। आपको पता है आप डीएनए ना मम्मीज़ से भी निकाल सकते हो। जो मम्मीज़ होते हैं ना, आप उनसे भी आप डीएनए आइसोलेट कर सकते हो। जो भी आपने चिकन या मटन खाया, ठीक है, वो मर गया लेकिन उसका डीएनए है और उस डीएनए को आपने इनटेक किया हुआ है, तो उसका डीएनए डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्या करेगा ना, अगर आपके बॉडी में रह गया डीएनए तो बेटा आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी ना, उसमें वो खतरनाक चेंजेस कर सकता है जो कि नहीं होने चाहिए। तो इसलिए वो आपके डीएनए को तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, जो भी इसमें न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लियस की वजह से डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, बाहर से इंटेक कर रहे हो ना, चाहे कोई अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप कोई वेजिटेबल्स खा रहे हो, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर आप ग्रेन्स खा रहे हो, वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, तो उसमें भी तो आप डीएनए इंटेक कर रहे हो ना। ठीक है, तो उसका बेटा डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। तो अब आ जाओ देखते हैं कैसे होता है। देखो बेटा, पहले देख लेते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब होता है, न्यूक्लिक एसिड का मीन्स होता है आपके डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसको डाइजेस्ट कौन करता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस, आप नाम से याद रखना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करना है तो मतलब कि क्या, न्यूक्लियस एंजाइम। ये आप ना ध्यान देना। इसके बाद क्या होगा, जब देखो ये न्यूक्लिक एसिड होगा, जब न्यूक्लियस इस पर अटैक करेगा ना तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा बेटा न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। अभी क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन हो गया। फर्दर ये बेटा जो है आगे जाकर के न्यूक्लियोसाइड्स में भी ब्रेक डाउन होता है। ये आगे जाकर के क्या बेटा न्यूक्लियोसाइड्स में भी डाइजेशन होता है। अब आप एक चीज़ और देख लो पहले, इस और आगे टूटेगा न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, आपको समझ में आई, न्यूक्लिक एसिड से क्या हुआ, न्यूक्लियस ने अटैक किया, न्यूक्लियस का अटैक करने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स में टूटा, न्यूक्लियोटाइड्स से ये न्यूक्लियोसाइड्स में टूटेगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पहले ना आप ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बेटा कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो, मेंशन कर लो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, इसका बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और अगर जब न्यूक्लियोसाइड्स की बात करेंगे ना तो आप इसमें से फॉस्फेट हटा दो, सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है आपका ये न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज भी करता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आप ये नोट डाउन कर लो कि न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों रहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ दो रहेंगे। याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे मैंने याद किया था, टी फॉर टाइड। ठीक है, यहाँ पे टी और इसमें तीन है। ठीक है, टी फॉर थ्री, ट्राई, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। यहाँ पे साइड्स आया ना तो एस से आप याद रखना कि इसमें कुछ सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये आपको याद रखना है। आप कैसे भी याद कर लो, आपके पास कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उसके थ्रू याद कर लेना। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं ना, इसमें डीएनएज और आरएनएज होते हैं। बेसिकली जो डीएनएज होगा वो डीएनए को तोड़ेगा, जो आरएनएज होगा वो आरएनएज को तोड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। न्यूक्लियस है ना, पैंक्रेटिक एंजाइम का पार्ट है ये ना। यहाँ आप ये मत सोचना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखो इसका डाइजेशन तो यहाँ पे होगा, इसका ब्रेकडाउन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन जो होगा वो कहाँ होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन इसका जो ये एंजाइम है ना ये न्यूक्लियस जो है ये पैंक्रियाटिक, ठीक है, इस पैंक्रियाटिक एंजाइम का पार्ट है, पैंक्रियाज से ही रिलीज हो रहा है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आप ध्यान। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बातें जान लो। पहली बात,
इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी कि 5 to 7 मीटर होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ये जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम, कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो सिक्रीट करते हैं। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हमें इसके बारे में बात करनी है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट बात क्या है कि 5 to 7 मीटर्स एक तो लॉन्ग होती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब अभी फाइनली जितना भी फूड है ना वो यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद ही कहीं और नहीं जाएगा डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? क्या क्या आपने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 to 7 मीटर लॉन्ग है। आपको पता है क्यों लॉन्ग है, क्योंकि देखो इसका डायमीटर के बेसिस पे ऐसा बनाया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने क्या देखा कि ये साइट है किसका बेटा, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। जितना भी फूड आपका है वो यहीं पे डाइजेस्ट होना है। अब जितना मतलब फाइनल डाइजेशन नहीं होना है, इसके बाद कहीं पे भी कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, यहीं पे पूरा फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी यहीं पे ही होगा, ठीक। फिर क्या सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन कर रहा है। अब देखो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन कर रहा है तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन की वजह से आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके फैट और आपका जो प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें ना और ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगी। अभी आ जाओ देख लेते हैं कैसे। देखो ये आपका इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। अब ये करवा दो यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। हम पहले ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट है, आपका प्रोटीन्स है, ये आपको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा डाइजेशन। देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कन्वर्ट टू मोनोसैकेराइड्स, कन्वर्ट्स टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। अब मोनोसैकेराइड्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, देखो पहले लिख लेते हैं फिर। फर्स्ट क्या है बेटा, माल्टोज। आपका ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड आपका ब्रेक डाउन होगा लैक्टोज। ये किस में टूटेगा बेटा, लैक्टोज। लैक्टोज आपको टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसके बाद आप ले लो सुक्रोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसको थोड़ा समझो पहले कि ये क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या क्या आपने लिख दिया मैम, इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया। ठीक है, अब सुनो, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ठीक है, आपका स्टार्च जो भी था कार्बोहाइड्रेट्स, आपको जो बकल कैविटी में आपके पॉलीसैकेराइड्स थे जो कि 30% वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन 70% तो भी नहीं हुआ है ना। पर उसके बाद क्या ब्रेक डाउन होने का तो सब ना डाई में, मतलब जो है पॉलीसैकेराइड्स से वो डाईसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन हुए हैं। लेकिन हमारी बॉडी ना कोई भी चीज़ मोनोसैकेराइड्स में होने के बाद एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी कुछ होगा ना, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो सब का मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनो के फॉर्म में कन्वर्ट होना है। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, और डाई का मीन्स होता है 2।
ठीक। तो अब यहाँ पे डाइसैकेराइड्स में नहीं ले रहा है, इसको मोनोसैकेराइड्स में टूटना है। तो माल्टोज डाइसैकेराइड्स है, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलकर के एक माल्टोज बना रहे हैं, तो दोनों मोनोसैकेराइड्स में टूट गए, ठीक है। लैक्टोज किस में टूटेगा बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिल करके लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज भी डाइसैकेराइड्स है, टूटने के बाद ये मोनोसैकेराइड्स में होगा। कहाँ टूटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। सुक्रोज के साथ क्या हुआ बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो भी ब्रेक डाउन हो गया। अब ये मोनोसैकेराइड्स में जो ब्रेक डाउन हुए हैं ना, इसे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाओ फैटी एसिड्स पे। मेरे पास स्पेस बहुत कम है। देखो ये जो फैट्स है ना, फैट्स मतलब आपका लिपिड्स, आपने क्या देखा था कि यहाँ पे आपका जो स्टमक है, यहाँ पे आपके हल्के हल्के डाइजेशन स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ज़्यादा नहीं होता, लाइपेजेस से तो हल्के हल्के हो रहे थे। कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुटअप होंगे। कैसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, सुनो आप ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप सिंपली आंसर दोगे स्टमक, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क शुगर का डाइजेशन कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि लैक्टोज क्या है, शुगर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले ऐसे कोई एंजाइम नहीं होते जो कि प्रोटीन पर एक्ट कर सकें, ठीक है। हाँ, डाईपेप्टाइड पे एक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रोटीन को डाईपेप्टाइड में ही तोड़ा है। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये डाईपेप्टाइड से अमाइनो एसिड में टूटेगा। वो कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले फैट्स का ये फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन किस में होंगे बेटा, ये फैट्स ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे आपके फैट। उसके बाद बचता आपका प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है आपका, प्रोटीन का वही आपने प्रोटीन तो तोड़ दी, बड़ी चेन थी, तोड़ करके छोटी छोटी चेन्स में मतलब आपने पेप्टाइड्स बना दिए। तो वो जो डाईपेप्टाइड्स है ना, अब वो अमाइनो एसिड में टूटेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इधर कि जो ये आपको जो डाईपेप्टाइड्स मिले थे, पेप्टाइड्स, ये अब ब्रेक डाउन हुए हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अब हो गया, सबका तोड़फोड़ हो चुका है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, अब आपने क्या क्या देखा। हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर दिया, फैट को तोड़ दिया, यहाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स ऑलरेडी हमारे डाईपेप्टाइड्स में टूटे हुए थे, वो हमारे अमाइनो एसिड में टूट गए। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये सारी बात हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सब ना एब्जॉर्ब भी होगा, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ये जो टूटे हैं ना, मोनोमर्स जो हो गए हैं, ये अमाइनो एसिड्स, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये गैलेक्टोज, ये फ्रक्टोज, ये फैटी एसिड, ये जो ग्लिसरॉल जो टूट गए हैं ना, मोनोमर्स जो हो गए हैं, अब इनको हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इनको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे करेगा कि देखो, जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बना रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। एक बड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे ना, इस पर ना कुछ वो लगे होते हैं, जिसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कि जो ट्यूब है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है जो कि इस तरह से है। इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई लगे हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में है, ऐसे, ठीक। तो इसे बोलते हैं विलाई। अब ये क्या करता है, ये विलाई, ये ना फूड एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। बिना इसके विलाई के, बिना इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फूड एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो ये देखो, ये ऐसे होते हैं, इस तरीके के फॉर्म में इसलिए होते हैं ताकि ना ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सकें। ये जो विलाय होते हैं ताकि अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर सकें। जितना ज़्यादा फोल्डेड होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अल्टीमेटली हमें करना तो यही था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें यही करना था ना। हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्यों पढ़ रहे थे, हमें तो न्यूट्रिएंट्स को ही एब्जॉर्ब करना था ना। हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन
हो रहा है, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है? विलाई है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। और वो बिल्कुल जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं ना पानी, ठीक है, पानी को अलग और कपड़े को अलग कर देते हैं ना, जो है निचोड़ करके, ऐसा ही कुछ आप समझ लो कि कुछ इस तरीके से ये फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब क्या होता है, जो विलाई होते हैं ना, विलाई ये एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि ये जब एब्जॉर्ब करेंगे ना, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हीं विलाइज में लगी होती हैं। तो ये विलाई क्या करता है, सारा का सारा जो ब्लड वेसल्स होता है उसी में फेंक देता है जितना भी न्यूट्रिएंट होता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का एक ऐसा कंपोनेंट है ना, एक घुमक्कड़ कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत घूमता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, सिर से लेके पाँव तक बस घूमता ही रहता है वो। तो ऐसा और कोई दूसरा ऐसा कंपोनेंट नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये क्या करता है, जितना भी जो विलाई होते हैं, ये जो भी उनसे ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड वेसल्स में फेंक देगा, ठीक है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और फेंक देगा ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स क्या करेगा, पूरी बॉडी में घूमता रहता है, क्योंकि ब्लड, तो फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होकर के न्यूट्रिएंट्स आपके पूरी बॉडी में चले जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब ना हम एक बार सम अप करते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना स्मॉल इंटेस्टाइन आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, एक बार हम स्टार्ट से करते हैं, ठीक। आपने फूड इंटेक किया बकल कैविटी से, बकल कैविटी में फूड जाने के बाद आपका इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से आपका स्टमक में, स्टमक से फिर उसके बाद फिर हमने कुछ ग्लैंड्स और देखा था, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा चुका है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे फूड आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बेटा, पहली बात तो क्या है, 5 to 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी फाइनल डाइजेशन होनी है फूड की वो यहीं पे होती है। उसके बाद क्या करता है, सिक्रेट करता है कुछ इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है उसका भी डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। न्यूक्लिक एसिड टूटता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स अगेन फर्दर क्या करते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बेटा, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में से आप फॉस्फेट को निकाल दो, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के बने होते हैं, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो ये इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या कर रहा है, अभी ये और ब्रेक डाउन करेगा फूड का, क्योंकि अभी हमारा फूड पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। हमने क्या देखा था कि हमने हमारी बकल कैविटी में सिर्फ 30% ही कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हमारे पॉलीसैकेराइड्स जो है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे थे। 70% तो बचे हुए थे, वो कहाँ होंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। कैसे होंगे, वो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जो लिपिड है हमारा फैट, वो हल्का हल्का डाइजेस्ट कहाँ हो रहा था, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरा फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ था। कहाँ पे होगा वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट करके। प्रोटीन का डाइजेशन हमने किया था, तो हमने प्रोटीन का एक लंबा सा जो चेन था, ठीक है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। जब छोटे छोटे पेप्टाइड्स में हो गया, तो अभी वो पेप्टाइड्स जो है वो टूट करके फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो अभी अमाइनो एसिड्स मोनोमर हो गए। जितने भी यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स थे, वो सब जो है जो पॉलीसैकेराइड में नहीं, एक्चुअली डाइसैकेराइड में हो गए थे, वो डाइसैकेराइड से फिर वो अपने मोनोसैकेराइड फॉर्म में टूट गए। अब जितना भी, क्योंकि ये सब मोनोसैकेराइड्स हो चुका है, मोनोसैकेराइड हो गया है, तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि इस पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा होता है, इससे हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, और विलाई के क्या करेगा कि सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट होगा उसे ब्लड वेसल्स में फेंक देगा, क्योंकि उसे विलाई को पता है, ठीक है, उसको अच्छे से पता है कि इस पूरी बॉडी में एक ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, एक घुमक्कड़ कंपोनेंट है, ठीक है। कौन, ब्लड, ठीक है। तो इसलिए विलाई जो है सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड में फेंक देता है और बोलता है कि लो ले जाओ और सब जगह पहुंचाओ। वो पूरे के पूरे ब्लड हमारी बॉडी में सब जगह जहाँ जहाँ नीडेड न्यूट्रिएंट है वो चला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। आई होप यू आर वेरी क्लियर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।